HP नोटबुक 15 RA00NIA नो डिस्प्ले में लैपटॉप आया हुआ है। इस लैपटॉप में ऐसा है कि जब भी पावर ऑन करते हैं पावर ऑन हो जाता है लेकिन डिस्प्ले नहीं आता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का एक और मकसद है क्योंकि इसकी जो SMPS IC है जो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट आउटपुट निकालती है, वो IC जब पावर बटन को हम स्विच करते हैं, पावर बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद में ही वो 3.3 और 5 वोल्ट को निकालती है। बाकी उस IC के ऊपर जो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ऑलवेज आते हैं, वो तो पावर ऑन ना करो तो भी उस पर आती हैं। लेकिन अगर आप अभी देखें तो इसमें देखो DC जैक पे लाइट आ गई, मैं पावर बटन ऑन कर रहा हूँ, पावर बटन ऑन हो गया है, उधर पावर लाइट भी चालू हो गई पावर ऑन की, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो ये डिस्प्ले ना आने का एक दूसरा रीज़न है और इस पर हम लोग आगे चेक करेंगे। ठीक है, अभी भी देखो डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसके अंदर। लेकिन मेरे को इसके अंदर एक और चीज़ बतानी थी कि कई जो SMPS ICs होती हैं जो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट आउटपुट निकालती हैं, वो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट तभी आउटपुट निकालती है जब पावर ऑन स्विच को आप प्रेस करेंगे तब। लेकिन उसके IC के आजू बाजू जो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ऑलवेज बनते हैं वो तो हमेशा ही बनेंगे। ठीक है, अब इस ड्राइंग के अनुसार मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इनपुट वोल्टेज एडाप्टर के थ्रू हमको मिल रहा है, वो जो लाइन फिल्टर लगा हुआ है वहाँ से ये मॉसफेट पे जा रहा है, इस मॉसफेट के जो ड्रेन है उस पे जा रहा है, उस ड्रेन से दूसरे मॉसफेट के ड्रेन पे जा रहा है। ऐसे करते करते ये जैक पॉइंट तक जा रहा है। यहाँ पे जो देखिए एक सर्कल बनाया हुआ है, ये सर्कल पे एक रजिस्टर है, वो रजिस्टर के थ्रू ये आगे एक और मॉसफेट है उस पे जाएगा। उस मॉसफेट पे जो गेट है उस गेट पे चार्जिंग IC के द्वारा एक गेट वोल्टेज मिलेगा, उसके थ्रू ये चार्जिंग वोल्टेज आउटपुट करेगा। अगर हमें ये जो मैं सर्कल बनाया हुआ है वहाँ पे हमें 19 वोल्ट यानी वोल्टेज इन मिल रहे हैं, दैट मीन्स हमारा इतना सेक्शन ओके है। अब हमें आगे की प्रक्रिया चेक करनी है क्योंकि इसके अंदर हमें ऑलरेडी मतलब पावर ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो कोई और आगे प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस पर हम लोग अभी आगे देखते हैं कि आगे का क्या प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले मैं आपको इधर वीडियो के थ्रू ये दिखा देता हूँ कि देखिए इधर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, इस मॉसफेट पे भी, इसके मॉसफेट के ड्रेन पे आ रहा था, अब देखिए सोर्स पे भी आ रहा है। ठीक है, अब ये सामने वाले मॉसफेट पे हम लोग देख लेते हैं, तो इधर भी आ ही रहा है क्योंकि ये एक ही पेड़ है। अब इसके आगे के सोर्स पे देख लो, रजिस्टर पे भी आ रहा है, रजिस्टर के दूसरे साइड पे भी आ रहा है 19 वोल्ट। ठीक है, दूसरा जो मॉसफेट है यहाँ पे भी आ रहा है, इसके ड्रेन पे 19 वोल्ट आ रहा है। अब इसका जो सोर्स है या गेट है उस पर चेक करते हैं, इसके गेट पे चेक करते हैं 2.9 आ रहा था, तो उतना ही सोर्स पे भी आएगा। देखिए 2.9 ही आ रहा था। और यहाँ पे देखिए ये फ्यूज़ लगा हुआ है, एक फ़िल्टर टाइप लगा है, यहाँ पे भी दोनों साइड पे उतने ही वोल्टेज आ रहे हैं। और ये बैटरी के कनेक्टर पे भी देखो उतने ही वोल्टेज मिल रहे हैं, यानी ये चार्जिंग का जो सेक्शन है वो इस टाइप से यहाँ पे इस बोर्ड में काम करता है। अब वहाँ पे जो 19 वोल्ट मिल रहे थे वो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 3.3 और 5 वोल्ट की रेगुलेटर IC है, जिसे मैं SMPS IC भी बोलता रहता हूँ। ये IC के जो इनपुट है इस पर देखिए ये 12 नंबर की पिन पे 19 वोल्टेज आ रहे हैं, 19 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये जो पिन है ये IC की 3 नंबर की पिन है, यहाँ पे 3.3 ऑलवेज आने चाहिए। और ये है 13 नंबर की पिन, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं ऑलवेज के। ठीक है, अब ये मैं पिन जो चेक कर रहा हूँ वो इनेबल की है, यहाँ पे 3.3 आने चाहिए। ठीक है, और ये वाली पिन जो है इस पे ये इनेबल 1 नंबर है, 20 नंबर की पिन है, इस पे 3.3 से 5 वोल्ट बताएंगे, यानी 5 वोल्ट आउटपुट के लिए जो इनेबल पिन है वो ये है। ठीक है, अब देखिए मैंने पावर ऑन कर दिया है बोर्ड को। अब मैं पहले चेक करता हूँ 20 नंबर की पिन, तो इस पर 3.3 से 5 वोल्ट तक के बीच में आना चाहिए। ये 5 वोल्ट आउटपुट की रेगुलेटर के लिए इनेबल 1 है। ठीक है, और अब देखिए मैं जो 6 नंबर की पिन है उसको चेक करने जा रहा हूँ, जो 3.3 के लिए रेगुलेट है, इस पर 3.3 ही सप्लाई आएगा। तो ये 6 नंबर की पिन, ये 3.3 सप्लाई है।
ठीक है, अब इसके जो पॉइंट है, जो जैक पॉइंट है, उस पर सप्लाई हम सीधा चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस पर 3.3 मिल रहा है, यानी ये भी ओके आ रहा है यहाँ पे, और जो 5 वोल्टेज है वो भी ओके आ रहा है। मीन्स इस बोर्ड को, ये इस टाइप का जो बोर्ड है, इस बोर्ड को जब तक पावर ऑन नहीं करेंगे तब तक एसएमपीएस आउटपुट वोल्टेज नहीं निकालेगा। यानी जो एसएमपीएस रेगुलेटर आईसी है 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट वाली, उस पर ऑलवेज ज़रूर बनेंगे, ऑलवेज 5 वोल्ट और ऑलवेज 3.3 वोल्ट आएंगे उसके पिनों पे, लेकिन जब तक उसको इनेबल वोल्टेज नहीं मिलेंगे तब तक वो 3.3 और 5 वोल्ट आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ये वीडियो मैंने खास करके इसी के लिए बनाया था कि कई लोग को मिस्टेक हो जाती है कि इनेबल नहीं आ रहा है, आईओ में प्रॉब्लम है, आईओ चेंज कर दो। तो ऐसा नहीं होता है। आपको ये भी डायग्राम देखना है कि बोर्ड किस टाइप का है, बोर्ड पे बोर्ड कैसे काम कर रहा है, ये भी देखना है। अभी मैं इसके बायोस को रीप्रोग्राम करने जा रहा हूँ क्योंकि पावर ऑन हो रहा है पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो इस केस के अंदर मेरे को पता है कि इसकी रैम ओके है, इस पर जो सप्लाई आ रही है वो भी ओके ही आ रही है, 3.35 वोल्ट हमें मिल रही है। अब इस बोर्ड के अंदर बचा है क्या, तो सिर्फ प्रोसेसर और इसकी बायोस तो, और दूसरे कंपोनेंट। तो दूसरे कंपोनेंट पे मैं पहले काम करने जाऊँ इससे पहले मैं बायोस को ही रीप्रोग्राम करके एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि ये एक इजी वे है और फॉल्ट फाइंडिंग का सही तरीका है। क्योंकि अगर इसका प्रॉब्लम है तो हमें इसी को पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इजीली और फटाक से हो भी जाती है, और जो कंपोनेंट वगैरह हैं उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने इसकी बायोस को रीड कर लिया है, अब इसे सेव कर लेता हूँ। तो कई लोग पूछते हैं कि आप ये टेम्प नाम का ही फ़ोल्डर क्यों यूज़ करते हैं। तो ये टेम्प नाम के फ़ोल्डर इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जो मेरा मेन फ़ोल्डर है उसमें से मैं अगर कोई भी फ़ाइल लेता हूँ तो मैं इस फ़ोल्डर के अंदर उस फाइल को कॉपी करके रख देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने इस HP की जो लैपटॉप है उसकी बायोस मैंने कॉपी करके इसमें रख दिया है, ठीक है। और इसका जो मैंने रीड किया उसको भी मैंने यही टेम नाम के ही फ़ोल्डर में रख दिया है, ताकि मेरे को काम करने में आसानी रहे, मेरे को बार बार मेरा जो मेन फ़ोल्डर है उसको डिस्टर्ब ना करना पड़े। इसमें मैंने देखो अभी जो हेक्सा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मैंने टेम्प फाइल को, जो मतलब इसमें से मैंने रीड की वो, और जो मेरे पास ओरिजिनल इसकी पड़ी हुई है वो वाली फाइल, दोनों ही मैंने इसमें अभी डाल दी है और दोनों को मैं कंपेयर करके देख रहा हूँ। तो देखिए इसके अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। हर एक जगह देखिए इसमें डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। तो मैं ये फाइल को अब इसके अंदर अपलोड करने जा रहा हूँ, फाइल को राइट करने जा रहा हूँ बायोस के अंदर। तो अब बायोस को हम इसमें राइट कर देते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ कि टेम्प, ये जो एक फ़ोल्डर बना के मैंने रखा हूँ उससे मेरे को ये फ़ायदा होता है कि मेरे को काम करने में एक सहूलियत मिल जाती है, इजी वे हो जाता है। उससे ये रहता है कि मेरी जो मेन फ़ोल्डर में जो फाइलें रहती हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती हैं, क्योंकि रीड करना फिर उसमें राइट करना, बार बार उस फोल्डर को एक्सेस करना, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कई फाइलें डिलीट हो जाती हैं भूल से या फिर बाय मिस्टेक करप्ट हो जाती हैं। उससे बेहतर ये है कि एक फ़ोल्डर ऐसा बना लीजिए जिसमें आपका काम चलता रहे हमेशा। उसी फ़ोल्डर में अपना काम की जो काम आप लेके बैठे हैं वो कॉपी कर लीजिए। और इस टाइम में देखिए जब मैं इसको रीड राइट करने गया तो इसने चिप की जो पिन है उसकी एरर दे दी। मैंने उस पिन को सही करके वापस से उस पर अब फाइल को ओपन करने जा रहा हूँ, ओपन करके वापस से राइट कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि वो पिन की एरर आ गई थी इसके लिए ये रुक गया। अब देखिए वापस से चालू हो गया प्रोसेस होना। तो हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि ताकि हमारी जो मेन फाइलें हैं वो उसको इफ़ेक्ट ना करें। इसलिए मैं ये टेम्प नाम का एक फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे ही बना के रखता हूँ। और डेस्कटॉप पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट फाइलें रहती हैं मेरी, और दूसरी भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। उसके कारण जब भी मैं आपको ये वीडियो बनाता हूँ तो डेस्कटॉप के आइकॉन्स में हाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसलिए वो आपको आइकॉन्स भी नहीं दिख रहे होंगे उधर। तो ये भी चीज़ मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ ताकि मेरी भी प्राइवेसी बनी रहे। और मैं अब थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ इंग्लिश में वीडियो डालने की। तो इंग्लिश में वीडियो मेरी से आएगी तो वो भी देखिएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग हैं जो जिनको इंग्लिश में भी वीडियो चाहिए, तो इंग्लिश में बनाया हूँ, ट्राई किया हूँ। अगर कुछ भूल हो तो माफ़ करना उसमें भी।
बायोस को इसके अंदर मैंने लगा दी है। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि बायोस और देखिए CPU काफ़ी नज़दीक में, तो अपना जो टेम्परेचर है उसको बनाए, उसको ज़्यादा हाई ना करिए, नहीं तो क्या होगा कि बाजू में CPU वो ड्राई सोल्ड हो जाएगा। अगर वो ड्राई सोल्ड हो गया तो जो अभी चल रहा था वो भी नहीं चलेगा, वो भी बंद हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और हमेशा की तरह मैं जब भी असेंबलिंग या डिसेंबलिंग करता हूँ तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। और दूसरी चीज़, मैं लैपटॉप की असेंबल और डिसेंबल इसलिए भी नहीं दिखाता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, और जो वीडियो देखते हैं उनको भी थोड़ा बोरियत हो जाती है कि इसमें इतनी फाइलें ओपन करना, अरे लैपटॉप ओपन करना फिट करना ही आ जाता है, तो वो अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ। एडेप्टर लगा के चेक कर लेते हैं। देखिए एडेप्टर का लाइट आ गई, DC चिपके ऑन, पावर ऑन की लाइट चालू। क्योंकि इसका CMOS सेल निकला हुआ है तो एक बार ये चालू होकर बंद होएगा और फिर डिस्प्ले आएगा, क्योंकि बायोस अपना रीसेट एक बार करता है। और डिस्प्ले आ गया। तो इस लैपटॉप के अंदर बायोस का ही प्रॉब्लम था और हमने बायोस राइट कर दी। और आप वो भी आप ध्यान रखिएगा SMPS का जो मैंने आगे बताया, मेन वीडियो तो इसीलिए मैंने बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।